अस्सलाम वालेकुम। वकास ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। दुआ ज़हरा केस के हवाले से आपको अपडेट देंगे। मेरे साथ आज मौजूद हैं लाहौर से सीनियर सहाफ़ी कराची आए हुए हैं, ख़ास तौर पर दुआ ज़हरा केस को कवर करने। एडी मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि मलिक साहब ये बताइएगा कि लाहौर में जितने मामलात हुए दुआ ज़हरा केस को लेकर, उस हवाले से आप लोगों ने क्या देखा और आगे क्या पेशरफ्त होने वाली। ख़ास तौर पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वहाँ पर आपने रिपोर्टिंग की है, तो जो ज़हीर गैंग के हवाले से जो एक बयानिया आ रहा है, उस हवाले से आपके पास आपकी क्या तहकीकात हैं, क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या कहते हैं? आवाम इस चीज़ का पूछना चाह रही है कि ज़हीर गैंग का बेस क्या है और क्या मालूमात उस हवाले से मिली अभी तक। अवकाश साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं आपको दूसरा ये भी कहता हूं कि मैं सीनियर बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं बड़ा एक जूनियर सा बंदा हूं और थोड़ा सा इस पे काम कर रहा हूं। जितनी भी मेरी तहकीकात हैं या जो भी मेरे अंदर स्किल्स हैं, तो मुझे कराची आकर बिल्कुल बहुत अच्छा लगा है। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा है और जितने भी मेरे कराची पे देखने वाले फ़ैन हैं या जो मेरी वीडियो देखते हैं, मैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से। तो वकास साहब, जहाँ आज तक आपने पूछा कि जी ज़हीर गैंग के मुताबिक आपके पास क्या तहकीकात हैं, क्या किया, तो मैं आपको सर ये बताता हूँ कि जो गैंग होते हैं वो सरकारी अदारों में काम नहीं करते। उनके रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। हमारे पंजाब में हमारी पंजाब पुलिस, हमारी एजेंसीज़, ओवरऑल हमारे जितने भी पाकिस्तान के अदारे हैं वो बड़े मुतहक़ हैं। वो बड़े इस चीज़ को लेकर चलते हैं कि कोई ऐसी वैसी कोई एक्टिविटी ना हो जिससे उनको अपने आला अफसरान के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तो मैं अपनी पंजाब पुलिस को तो सबसे पहले दाद देता हूँ कि हमारे पंजाब में, ख़ासकर लाहौर में, इस तरह का कोई गैंग नहीं है और सवाल ही पैदा नहीं होता अभी। ठीक है जी। और दूसरी, जो मैंने इनके बारे में तहकीकात की, जब मैं इस केस में एंटर हुआ और मुझे लगा कि जब मैंने सबसे पहले इस ख़बर को देखा था दुआ ज़हरा के अगवा होने के मतलब, तो मुझे भी बड़ा महसूस हुआ था कि एक कम उम्र बच्ची को अगवा कर लिया गया। क्योंकि हमारे माशरे में ऐसे होता है, बच्चे भी अगवा होते हैं, बच्चियाँ भी होती हैं, और फिर उन अगवा होने के बाद उनके रेप होते हैं और उनका मर्डर हो जाता है। इस तरह के केसेस में नॉर्मल आप देखते रहते हैं और मैं बहुत सारे इस तरह के केसेस कवर करता भी हूँ। तो मैंने उस पर बड़ा देखा कि आखिरकार ये कौन सा गैंग है, ये बच्ची कैसे अगवा हो गई। तो एक तरफ से मैंने ये सोचा और दूसरी तरफ से मैंने ये भी सोचा, जब मुझे उम्र के बारे में पता चला कि जो दुआ ज़हरा के वालिद मोहतरम साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी मेरी 14 साला बेटी को अगवा कर लिया गया, वो कूड़ा फेंकने घर से बाहर गई थी। तो एक उनका ये बयानिया था। तो जब उन्होंने उनके वर्ड मैंने सुने सोशल मीडिया पर कि जी 14 साला बच्ची, और बच्ची को जब मैंने देखा तो मैंने अपनी टीम के साथ शेयर किया कि ये कहानी बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। इस बच्ची का अगवा नहीं हुआ, बल्कि ये अपनी मर्ज़ी के साथ किसी के साथ गई है और चंद एक दो दिन में ये सामने आ जाएगा कि इसने निकाह भी कर लिया। और ऐसा ही हुआ। जिस दिन इस बच्ची का निकाह सामने आया तो मैंने अपने दोस्तों से ये बात डिस्कस की। मैंने कहा, मैंने आपको बताया था कि ये कोई अगवा नहीं है, ये सिंपल एक लव मैरिज है जो कि आपके सामने आ गई है। फिर उसके बाद ऐसा एक बयानिया फैलाया गया कि समझ से बाहर होता गया कि यार हमारे लोग इतने दिमाग के पागल हो चुके हैं, अक्ल के अंधे हो चुके हैं, जिनको नज़र आ रहा है कि एक बच्ची ने एक निकाह कर लिया है और वो बता रही है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से निकाह किया है और मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। तो इन लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा था। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार क्यों ना इस पे काम करते हैं। इनका बयानिया तो सामने आ गया कि जी बच्ची अगवा हो गई, फ़लाँ हो गया, ये हो गया। मैं अगवाकारों की तरफ जाता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी लाहौर में था। मैंने अपने दोस्तों के साथ, जितने भी मेरे मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ में मेरे दोस्त हैं, मैंने उनके साथ कॉन्टेक्ट किया। क्योंकि जो मेरे पास निकाह नामा आया था उसके ऊपर जो दुआ ज़हरा का शोहर ज़हीर है उसके बड़े भाई का आईडी कार्ड नंबर मेंशन था। तो आपको पता है कि आईडी कार्ड से आपका डाटा A to Z निकल आता है। तो मैंने अपने दोस्तों को सेंड किया, मैंने कहा मुझे इसका तमाम रिकॉर्ड चाहिए। तो वकास साहब, मुझे सिर्फ रिकॉर्ड उनका मिला कि 4 मोटरसाइकिलें उस शख्स के नाम थी और एक उन्होंने किराएदारी का अंदराज करवाया हुआ था। इसके अलावा मुझे आज तक किसी भी, मैंने CIA से भी रिकॉर्ड निकलवाया, मैंने अपने
एक दो और एजेंसीज़ हमारी, मैंने उनसे भी अपने सोर्सेज से लेके मैंने उनका रिकॉर्ड निकलवाया, लेकिन मुझे हर बंदे ने सिर्फ एक मैसेज किया, नील। इसका मतलब कि कोई गैंग नहीं। फिर मैंने मज़ीद तहकीकात की कि ये आखिरकार हैं कौन। फिर मुझे पता चला कि ये तो एक पंजाब यूनिवर्सिटी में, जो कि एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसमें ये जॉब करता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जो बंदा इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में सरकारी ओहदे पर कई सालों से जॉब करता आ रहा हो, और फिर उसके साथ उसकी वालिदा भी जॉब करती आ रही हो, फिर उसके अलावा उसके जो वालिद मोहतरम, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी में जॉब करते थे। तो सर मैंने उस दिन पकड़ लिया कि ये कोई गैंग नहीं है, मेरा किसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, ना शबीर के साथ, ना ज़हीर के साथ, ना दुआ के साथ। मैं जैसे जैसे अपनी तहकीकात के मुताबिक मैं काम करता गया, मेरे साथ लोग जुड़ते गए, मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती गई, और आखिरकार मैं शबीर और शबीर के बाद दुआ ज़हीर तक पहुंच गया। मुझे किसी ने पहुंचाया नहीं, मैंने किसी के आगे रिक्वेस्ट नहीं की कि मुझे किसी तरह से नंबर मिल जाए। मैंने इनके आईडी कार्ड नंबर से मैंने इन तमाम लोगों के मोबाइल नंबर निकलवा लिए थे। तो जैसे मुझे एक नंबर पर व्हाट्सएप ऑन हुआ तो मैंने उससे रब्ता किया, तो वो शबीर साहब का नंबर था। मैंने शबीर साहब के साथ बात की, मैंने उनसे गुजारिश की, काफ़ी ज़्यादा मैंने उनको पहले मैसेजेस किए, रिप्लाई कोई नहीं देता था। फिर आखिरकार उसने मुझे रिप्लाई दे दिया, और जब 6 जून को जब सिंध हाई कोर्ट में जब पेशी थी, जब उसको बाजियाब करवाया गया था, तो दुआ ज़हरा ने जब यहाँ पर आके कोर्ट में बयान दिया था कि जी मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपनी मर्ज़ी से आकर मैंने शादी की है, और ये कोई जुर्म नहीं है शादी करना, लेकिन मैं इस इकदाम की सपोर्ट नहीं कर रहा। दुआ ज़हरा ने जो किया मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा हूँ कि आखिरकार उन लोगों ने जो कर लिया है, कोई गलत काम नहीं किया। देखें, अगर ज़हीर उसके साथ कुछ इस तरह का काम करके उसको छोड़ देता, तो मेरा सवाल है कि उसके बाद क्या इज़्ज़त रहती। मैं उस ज़हीर को सलाम पेश करता हूँ कि उसने इतना सब कुछ होने के बावजूद उसको अपनाया, और निकाह सबसे पहले उसने किया कि मैं इसके साथ निकाह करूँगा। क्योंकि ज़ाहिर बात है, जब मैं आपको वकास साहब ये भी बात बताऊं कि जो लोग ख़ुदकशी करने वाले होते हैं और जो लोग घर से भागकर शादी करने वाले होते हैं ना, वो नॉर्मल नहीं होते। उनकी एक मुख्तलिफ सेंस होती है, जैसे मेरी होती है, जैसे आपकी होती है, क्योंकि हम साफ़ी हैं, हम दूसरी निगाह से देखते हैं कि यार ये बंदा किस तरह का किस तरह का नहीं। लेकिन इन लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया, ये कोई जुर्म नहीं है शादी करना, पसंद की शादी करना। तो इसमें क्योंकि मैंने दुआ ज़हरा से जब इंटरव्यू किया था, मैंने इंटरव्यू के दौरान भी मैंने पूछा, और बहुत सारी बातें मैंने ऑफ द रिकॉर्ड भी उनसे पूछी, तो मुझे बहुत सारी बातें दुआ ज़हरा ने भी बताई। और कुछ लोगों ने मुझे क्योंकि मेरा नंबर मेरे चैनल पर मौजूद होता है, तो मुझे व्हाट्सएप पर भी कुछ लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की, वो भी मैंने अपने चैनल पर जैसे जैसे आती गई मैं वैसे वैसे लगाता गया। तो अब यहाँ तक मैं जो सोचता हूँ कि एक अदालत ने जब 6 जून को फ़ैसला दे दिया था कि दुआ ज़हरा अपनी मर्ज़ी के साथ जिसके साथ रहना चाहती है वो रह सकती है, तो उसने अपने शोहर के साथ जाना मुनासिब समझा। तो हमारी मोअज़्ज़ज़ अदलिया के मुताबिक, उनके ऑर्डर के मुताबिक ये और उनके फ़ैसले के मुताबिक दुआ ज़हरा ने अपने शोहर के साथ जाना मुनासिब समझा, और जितना अरसा भी वो शोहर के साथ रही वो अदालत के फ़ैसले के बाद तक रही। एक और सवाल यहाँ पर मैं करूँगा आपसे कि फ़ंडिंग को लेकर बड़ा इशू बन रहा है कि ज़हीर को न जाने कहाँ से फ़ंडिंग हो रही है, जो इतने मामला चल रहे हैं। तो इस हवाले से क्या मालूमात हैं, आपने इस हवाले से क्या रिसर्च की कि फ़ंडिंग का जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, ज़ाहिर है ज़हीर गैंग हो गया, फिर उसके बाद फ़ंडिंग हो गई, तो ये सारे अदालती उमूर जो चल रहे हैं, इस पर भी लोगों के सवालात हैं। इस हवाले से क्या वकास साहब, जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना फ़ंडिंग का कि जी ज़हीर को फ़ंडिंग दी जा रही है, मैं कहता हूँ कोई एक शख्स प्रूफ दे दे, 100 रुपये की कोई फंडिंग का बता दे कि ये देखें जी मैंने ज़हीर को 100 रुपया मैंने उसके अकाउंट में या किसी और जो भी तरीके से मैंने दिए हैं, तो हम भी मान लेंगे। फिर हम उस पर अपनी मज़ीद कार्रवाई शुरू करेंगे, साबित करेंगे कि वाकई इनको फंडिंग हो रही है। हाँ, मैं आपको ये बता देता हूँ कि ज़हीर का बहरिया ऑर्चर्ड में एक प्लॉट था, जो कि उन्होंने अपनी मुश्तरका एक घर था, एक प्लॉट था जो वालिद को पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला था, उन्होंने वो सेल किया। फिर तीनों भाइयों ने एक एक प्लॉट मुश्तरका तौर पर अपने नाम करवा लिया, ख़रीद लिया। 5 मरले का ज़हीर ने 45 से 50 लाख के दरमियान वो सेल किया,
उस प्लॉट की मुकम्मल तफसीलात मेरे पास हैं, जहाँ वो सेल आउट हुआ, किसने सेल करवाया, कौन सा वो प्रॉपर्टी डीलर था, मेरे पास वो तमाम प्रूफ मौजूद हैं। अगर आपके प्लेटफॉर्म से अगर किसी को डाउट है कि जी ज़हीर के पास वो प्लॉट कहाँ से आया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि बैरिया ऑर्चर्ड रायविंड रोड पर ये सोसाइटी है, F ब्लॉक है और 56 नंबर प्लॉट है। आप जाएं, लोगों से पता करें कि ये किसके नाम पर था। तो जो ज़हीर ने तो अपना सरमाया, अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया सिर्फ एक बयान पर, कि दुआ ज़हरा का बयान देखो वो ज़हीर की किस्मत बदलता है या मज़ीद ज़हीर के मुकम्मल ख़ानदान के लिए वो तबाही का सबब बनेगा। बहुत शुक्रिया। ये AD मलिक साहब थे, बड़ी तफसील से इन्होंने बात की, ख़ास तौर पर ज़हीर गैंग के हवाले से और जो फंडिंग के हवाले से सवालात थे आप लोगों के भी और कुछ यूट्यूबर्स के, उस हवाले से भी इसका हम खुलासा यूँ निकालेंगे कि अगर किसी के पास भी कोई सबूत है, अदालतों में कार्रवाई हो रही है, मुकदमात चल रहे हैं, दरख्वास्तें लग रही हैं, तो आकर अदालतों में पेश करें ताकि मुकदमा जो है जल्द से जल्द अपने ख़िताम पर पहुँचे। अगर किसी के पास शवाहिद नहीं हैं और सबूत नहीं इस मामले पर, तो ये बेबुनियाद इल्ज़ामात जो हैं ये बहुत गलत बात है। मुझे इजाज़त दीजिए, हमारे मेहमान के साथ हम मौजूद थे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।